हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दिनांक 11 अगस्त 2023 के दैनिक जागरण के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे, जिसका शीर्षक है प्रधानमंत्री का जवाब। दोस्तों, इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विस्तृत संबोधन के साथ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो गई और उसका परिणाम वैसा ही रहा जैसा अपेक्षित था। यह हैरत की बात है कि विपक्ष सदन में अपना संख्या बल प्रदर्शित करने का साहस भी नहीं दिखा सका। इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष ने अपनी आक्रामकता दिखाते हुए मोदी सरकार को हर संभव तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो की, लेकिन वह नाकाम ही रहा। उसकी नाकामी का कारण यह रहा कि वह तथ्यों और तर्कों से लैस नहीं था। इसी कारण वह सरकार को आईना दिखाने में सफल नहीं हो सका। विपक्ष चर्चा के दौरान जिस तरह बिखरा बिखरा नजर आया और अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख सका, उससे तो यही लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए एक वरदान ही सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से उसे अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने का अवसर मिला। ऐसा नहीं है कि देश में समस्याएं नहीं हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें समय रहते रेखांकित ही नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल और विशेष रूप से नए गठबंधन INDIA के नेता सरकार को घेरने के लिए ढंग से तैयारी ही नहीं कर सके। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जहां विपक्ष ने अपनी कमजोरी ही प्रदर्शित की, वहीं सत्ता पक्ष उसके सवालों और उसके नकारात्मक रवैये का जवाब देने में कहीं अधिक सक्षम नजर आया। पहले सत्ता पक्ष के अन्य नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल मणिपुर की हकीकत बताई, बल्कि इस राज्य में अतीत में हुई जातीय हिंसा और उस समय की राज्य और केंद्र की सरकारों के ढुलमुल रवैये को भी काफ़ी विस्तार से बयान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार की तमाम सफलताओं को भी अच्छी तरह से रेखांकित किया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर समेत पूरे पूर्वोत्तर में किस तरह विकास का काम हुआ है। फिर यही काम प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में और अधिक प्रभावी ढंग से किया। शायद यही कारण रहा कि कई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री के संबोधन के बीच ही सदन से बाहर चले गए। यह विचित्र है कि पहले तो विपक्षी नेता प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दे रहे थे, लेकिन
जब वह बोले तो वे पूरा जवाब सुनने की क्षमता नहीं दिखा सकें। कम से कम अब तो विपक्ष को यह आभास हो जाना चाहिए कि उसे पहले ही मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए राजी हो जाना चाहिए था। ये समझना कठिन है कि जब सरकार पहले दिन से मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार थी तो विपक्ष तरह तरह के बहाने बनाकर संसद में हंगामा क्यों मचाता रहा। विपक्ष कुछ भी दावा करे, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वह कुछ विशेष हासिल नहीं कर सका। उल्टा सत्ता पक्ष विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के अंतर्द्वंद और विरोधाभासों को उजागर करने में सफल साबित हुआ। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विस्तृत संबोधन के साथ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो गई और उसका परिणाम वैसा ही रहा जैसा अपेक्षित था। यह हैरत की बात है कि विपक्ष सदन में अपना संख्या बल प्रदर्शित करने का साहस भी नहीं दिखा सका। इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष ने अपनी आक्रामकता दिखाते हुए मोदी सरकार को हर संभव तरीके से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो की, लेकिन वह नाकाम ही रहा। उसकी नाकामी का कारण यह रहा कि वह तथ्यों और तर्कों से लैस नहीं था। इसी कारण वह सरकार को आईना दिखाने में सफल नहीं हो सका। विपक्ष चर्चा के दौरान जिस तरह बिखरा बिखरा नजर आया और अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख सका, उससे तो यही लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए एक वरदान ही सिद्ध हुआ, क्योंकि इसके माध्यम से उसे अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने का अवसर मिला। ऐसा नहीं है कि देश में समस्याएं नहीं हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें समय रहते रेखांकित ही नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल और विशेष रूप से नए गठबंधन INDIA के नेता सरकार को घेरने के लिए ढंग से तैयारी ही नहीं कर सके। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जहां विपक्ष ने अपनी कमजोरी ही प्रदर्शित की, वहीं सत्ता पक्ष उसके सवालों और उसके नकारात्मक रवैये का जवाब देने में कहीं अधिक सक्षम नजर आया। पहले सत्ता पक्ष के अन्य नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल मणिपुर की हकीकत बताई, बल्कि इस राज्य में अतीत में हुई जातीय हिंसा और उस समय की राज्य और केंद्र की सरकारों के ढुलमुल रवैये को भी काफ़ी विस्तार से बयान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार की तमाम सफलताओं को भी अच्छी तरह से रेखांकित किया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर समेत पूरे पूर्वोत्तर में किस तरह विकास का काम हुआ है। फिर यही काम प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में और अधिक प्रभावी ढंग से किया। शायद यही कारण रहा कि कई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री के संबोधन के बीच ही सदन से बाहर चले गए। यह विचित्र है कि पहले तो विपक्षी नेता
प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दे रहे थे, लेकिन जब वह बोले तो वे पूरा जवाब सुनने की क्षमता नहीं दिखा सके। कम से कम अब तो विपक्ष को यह आभास हो जाना चाहिए कि उसे पहले ही मणिपुर के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए राजी हो जाना चाहिए था। ये समझना कठिन है कि जब सरकार पहले दिन से मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार थी, तो विपक्ष तरह तरह के बहाने बनाकर संसद में हंगामा क्यों मचाता रहा। विपक्ष कुछ भी दावा करे, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वह कुछ विशेष हासिल नहीं कर सका। उल्टा सत्ता पक्ष विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के अंतर्द्वंद और विरोधाभासों को उजागर करने में सफल साबित हुआ। स्टॉप।